हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो हमारा चैप्टर 5 है, उसको बहुत अच्छे से फिनिश करने वाले हैं। और ये बैक बेंचर सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है। बैक बेंचर सीरीज के अंदर हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं, है ना। तो अब इस चैप्टर में क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आगे जो भी चैप्टर होंगे जिनके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम जो है इस बैक बेंचर सीरीज में क्विक फॉर्मेट में जो है रिवीजन आपको करा रहे हैं। और ये सीरीज दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अभी तक इस सीरीज पर थोड़ा सा हमने रोक लगा दिया था क्योंकि जो वन शॉट सीरीज थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अब वो हमने कंप्लीट कर दिया यूट्यूब पे, तो भाई इसको अब हम दिसंबर में कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये जानना है कि आपका फिजिक्स में डर क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, है ना। तो भाई जिस बच्चे का कमेंट आएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, अब एक बार में नहीं हो पाई तो 2 वीडियो 3 वीडियो के थ्रू जो है आपके कमेंट को सामने स्क्रीन पर दिखा करके आपके कमेंट को लूंगा और आपका जो प्रॉब्लम होगी उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। जल्दी से चैट में, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता करके जाइएगा, है ना। और जिस प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उनकी वीडियो तो सबसे पहले ही आने वाली है, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज आपको क्या चाहिए, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उससे मैं डिसाइड कर लूंगा कि भाई आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये यूट्यूब पर आपके लगातार जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता रहेगा। बाकी जो बच्चे हमारा नया कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारे राइजर्स ऐप पर आपको मिल जाएगा। अभी हमने प्रथम 2.0 निकाला है। प्रथम 2.0 की जो क्लासेस हैं ये आज से ही 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको सभी बैचेस की जो ऐप पर बता दी जाएंगी। 9 दिसंबर से ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रथम 2.0 में आपके पूरी फिजिक्स एक बार फिर से होगी। ये आपके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद आपको जो है मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ करवाया जाएगा। फीस एकदम अफोर्डेबल है, 1499 पूरे कोर्स की फीस है पीसीएम के लिए, ठीक है। और जो बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो जरा कि जो बच्चे थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब करेंगे उनके लिए ये प्रथम 2.0 ज्वाइन करना है। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि सर मेरा थ्योरी डेरिवेशन तो सब हो गया है लेकिन मुझसे सर क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपके लिए हम लेकर के आए क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और इसकी जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा कम है, 749। हमने तीनों सब्जेक्ट की जो प्राइस है वो रखी हुई है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, पहली क्लास से ही ज्वाइन करो। कोई भी जो है इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी आपको, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। एक आध क्लास अगर आपकी मिस हो जाए तो वो आप ज्वाइन कर सकते, वो रिकॉर्डेड में देख सकोगे, ठीक है। प्रथम 2.0 फिजिक्स केमिस्ट्री जिन बच्चों को लेना है ओनली उनके लिए ये रहेगा, जो कि बेसिकली आपके बायो वाले बच्चे हैं। और यदि कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स का कोर्स लेना चाहता है तो वो भी जो है ले सकता है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप वेबसाइट या फिर ऐप पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अभी आज ही आप इसको ज्वाइन करके और आज से हमारी क्लासेस का जो है डेली आप जो है इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप रूटीन के साथ पढ़ोगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप जैसा कहा जा रहा है उसको फॉलो करोगे तो अब से भी आपके 90+ मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है पढ़ाना जो है स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा बस जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मुझे जो है मैग्नेट के बारे में जानना होता है इस चैप्टर में कि भाई मैग्नेट क्या है, ठीक है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली चीज, मैग्नेट कोई भी आप ऐसा सब्सटेंस मटेरियल समझ सकते हो जो दूसरे जैसे कि आयरन या फिर दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके, रिपेल कर सके मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन नहीं आपको पढ़नी है, आपको पढ़नी है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहीं से असर्शन रीजन में सवाल बनेगा और यहीं से जो है हर टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, हम समझते हैं कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि भाई कभी भी एक मैग्नेट के अंदर हमेशा 2 पोल्स पाए जाएंगे, एक साइड नॉर्थ पोल होगा, दूसरे साइड साउथ पोल होगा। क्लियर है? आप किसी भी मैग्नेट को जितना मर्जी उतना तोड़ दो,
आप उसके 1000 टुकड़े कर दो या 1 लाख टुकड़े कर दो, लेकिन हमेशा उसके अंदर एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में तोड़ दिया तो नॉर्थ अलग हो जाए साउथ अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल यानी कि अकेला पोल पॉसिबल नहीं है, हमेशा दोनों पोल साथ में होंगे। क्या कारण है इसका सर, क्या कारण है मैग्नेटिज्म का, ये आप मुझे बता दीजिए। देखो मैं आपसे सिंपल बोलता हूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये करंट कैरिंग कॉइल क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है उस साइड नॉर्थ पोल बनता है, और जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसती है वहां बनता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल। हाँ अब समझिए। अब अगर मैं बात करूं एक एटम के अंदर, तो एटम के अंदर भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो बेसिकली ये भी तो करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करेगी वो ऑर्बिट, है ना। तो वो भी क्या बनाएगी, जो इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है उसके कारण भी क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन बेसिकली करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो एक साइड नॉर्थ होगा दूसरी साइड साउथ होगा, है ना। तो आप कितना भी तोड़ दो लेकिन आप उस इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ सकते ना, आप उस एटम को तो नहीं तोड़ सकते ना। तो हमेशा एक एटम ही जो है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करेगा तो एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ होगा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे कहा जाए कि आप कितना भी मैग्नेट को तोड़ दोगे, आप एक एटम को थोड़ी ना तोड़ दोगे। तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि कॉज क्या है, मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, तो मैग्नेटिज्म का कारण है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते समय स्पिन भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन और स्पिन, स्पिन मतलब अपनी ही जो है एक्सिस पे घूमना, ठीक है, तो वो क्या है, मैग्नेटिज्म का कारण है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि एक एटम ही मेन कारण है तो मोनोपोल्स नहीं पाए जाते। एक एटम भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसके एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे अपने आप साउथ बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब दो पोल्स की हम बात कर रहे हैं तो दो जो लाइक पोल्स होंगे, एक जैसे पोल्स होंगे, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे, ऑपोजिट पोल्स, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे दो नॉर्थ हमेशा रिपेल करेंगे, दो साउथ हमेशा रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसके बाद अब देखिए जरा, जब भी हम किसी भी मैग्नेट को धागे से बांध के ऐसे लटका देंगे ना हवा में, तो वो मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम जाएगी। क्यों सर, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के इसको ऐसे घुमा देती है। क्लियर। अच्छा, जब आप किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आप देखते हैं कि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये गायब होने लगती हैं। तो जब आप किसी मैग्नेट को हीट करोगे तो हीट करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है खत्म हो जाती हैं। क्लियर। तो ये मैग्नेट के जो है काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में बिठा करके रखने हैं। आगे जो है मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप इसको टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, चैप्टर 5 बैक बेंचर सीरीज करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है। ये देखो, नॉर्थ और ये क्या है, साउथ पोल। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ये मैग्नेट के हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी, और वापस से साउथ से ये नॉर्थ में ट्रैवल करती हैं। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और ये साउथ में जाती हैं, और साउथ में जाकर रुकती नहीं है, ये हमेशा आगे बढ़ती हैं। और इसी तरीके से और भी फील्ड लाइंस हैं जो इस प्रकार से जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बताओ कहां से बाहर निकल रही हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। तो बताओ जरा, इन्होंने नॉर्थ से चली, साउथ में गई, अगर ये यहीं पे जाकर रुक जाती तो हम ऐसा बोलते कि इनका रास्ता पैक नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये साउथ से चल के वापस नॉर्थ में गई तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। अगले पेज पर हमने जो है इसकी पूरी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है थ्योरी में, तो उसको अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी क्या कि नॉर्थ से साउथ में जाती हैं और देन साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इनका जो रास्ता है ये क्लोज लूप बनाती है ना, कि ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी रुक जाए, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है। तीसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि भाई साहब के
आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना। और तो टेंजेंट जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चौथी बात यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से टेंजेंट यहां पे जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इस वाले के हिसाब से टेंजेंट यहां जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो भाई साहब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है जो हमने यहां पर पढ़ी। तो बेसिकली हमने कितनी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई, 4 प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है मैग्नेट के बाहर, और साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है इनसाइड द मैग्नेट। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये मिल जाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन जो है होती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बात हमने समझ ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेलीग्राम की लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ हमें बेसिक टर्म समझने, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर ये समझो कि ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट में कितने पोल्स दिखाए गए, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा है हमारे पास साउथ पोल। तो इसी को हमने बोला मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोला भाई, इसी अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक डाइपोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों कैसे हैं, दोनों देखो, पहली चीज तो एक मैग्नेट में दोनों पोल की जो ताकत होगी, दोनों पोल की ताकत, पोल की ताकत को हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम छोटे एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों की ताकत कैसी है, सेम है, लेकिन दोनों की ताकत कैसी है, इक्वल पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन ये दोनों का नेचर कैसा है, ऑपोजिट है। कैसा है, ऑपोजिट। हाँ, तो दो, मैं कहूंगा कि भाई दो इक्वल पोल्स जिनकी स्ट्रेंथ तो सेम है लेकिन नेचर ऑपोजिट है, इन दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है जिसको हमने नाम दे दिया लेट्स से 2L, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में देते थे। तो ये सिस्टम जो है हमें क्या बन गया, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। सुनो जरा, तो मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली क्या है, एक बार मैग्नेट से ही या फिर एक सिंपल मैग्नेट से ही कहा जा रहा है जिसमें दो पोल्स हैं और दोनों पोल के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर डेफिनेशन आपको ऐसे मिल जाएगी, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि बार मैग्नेट हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भाई पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इन दोनों पोल की जो ताकत है उसी को हम बोल रहे हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और इसको हम कैसे, किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि क्या इसका सिंबल है, बोला छोटा m, ठीक है। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ जो है कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। और एक और चीज हमने आपको बताई कि भाई पोल स्ट्रेंथ जो होगी दोनों पोल्स की हमेशा कैसे रहने वाली है, ऑलवेज सेम, ठीक है। अब यहां पर जो है ज्यादा जरूरी बात आप ये समझिए कि ऐसा देखा गया है कि भाई जैसे मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। देखने में अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, ठीक। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो इसकी जो है दो प्रकार की लेंथ है, एक तो लेंथ है बिल्कुल इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इसको हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। और एक जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम पोल्स टू पोल्स, ठीक है। तो दोनों पोल्स के बीच की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। देखो, बार मैग्नेट के दो कोनों के बीच की लेंथ को हम ज्योमेट्रिक लेंथ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो आप बीच की दोनों पोल्स के बीच की दूरी देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव लेंथ। तो बेसिकली जो इफेक्टिव लेंथ होती है, ये जो इफेक्टिव लेंथ आप देख रहे हो ये कितनी होती है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है ये ज्योमेट्रिक लेंथ के 5/6 टाइम्स होती है। कितनी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ के 5/6 टाइम्स होती है। समझ गए, मतलब आप ऐसे समझो कि ज्योमेट्रिक दोनों कोनों के बीच की अगर दूरी 12 सेंटीमीटर है
तो फिर दोनों पोल्स की दूरी कितनी होगी, पोल्स की, तो आप क्या करेंगे 5/6 इंटू 12, तो आप ये देखेंगे कि पोल्स के बीच की दूरी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ज्योमेट्रिक लेंथ दोनों कोनों के बीच की दूरी को कहा जा रहा है और इफेक्टिव लेंथ कहा जा रहा है दोनों पोल्स के बीच की दूरी को। ठीक है, समझ गए बात? क्योंकि पोल की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम कोने में नहीं होती, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में पाई जाती है। क्लियर है? तो ये जो है हमारी बेसिकली टोटल लेंथ भी आप ज्योमेट्रिक लेंथ को बोल सकते हो, है ना। तो बेसिकली हम इसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं और इफेक्टिव लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ेंगे अभी और नेक्स्ट जो हमें समझना दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये समझिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। क्लियर है? तो देखो क्या कहा जा रहा है आपसे ये कहा जा रहा है कि लेट्स से ये मेरे पास एक मैग्नेट है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा तो है, ये -q चार्ज हुआ करता था और ये +q चार्ज हुआ करता था। तो जो -q चार्ज है, देखेंगे सभी बच्चे, -q और +q के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे 2L, है ना। तो हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता था कि दोनों में से कोई भी एक चार्ज की वैल्यू ले लो और दोनों के बीच की दूरी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। अब इसी प्रकार से होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिंपल सा एक, आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी क्वांटिटी है जो उस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है, चलो कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये सारी बातें। हाँ, तो आप यहां पर देखो कि भाई ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। क्लियर है? इन दोनों के दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ हमने ले ली स्मॉल m और दोनों के बीच की दूरी है 2L, ये हमने ले ली। बार में ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये M वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हो गया m इंटू 2L वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, ऐसे जो है यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये कहां से कहां है, साउथ टू नॉर्थ है। क्या है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? अच्छा, जैसे मेरे पास अगर ये बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर मेरे पास बार मैग्नेट नहीं है, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल में भी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होता है, तो ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। क्लियर है? इसमें जो मेन फैक्टर है वो करंट और इसका एरिया है, ठीक है, कॉइल का, और इसके अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है इसका बन जाएगा। अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो m इज इक्वल टू NIA होता है। ठीक है सर, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी, तो आप करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे और जो थंब जो होगा वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा, जबकि यहां पर तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्ट आपको दिखाई ही दे रही है। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है जो हमने अभी आपको बताया। तो आप यहां पर इसको प्रॉपर आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हो और सारी चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी, तो आप यहां से नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, बैक बेंचर सीरीज चैप्टर 5 के नाम से, फाइल सेक्शन में जाके सर्च कर लेना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो आप यूनिट जो है आप यहां से बना सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट आप यहां से नहीं बना पाओ क्योंकि अभी आपको पोल स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं पता, आप यहां से बना सकते हो। तो अगर मैं बात करूं यूनिट किसकी, यूनिट की, तो आप देखो जरा कि सिंपल m इज इक्वल टू, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है, करंट की यूनिट है एम्पियर, ठीक है, और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये किसकी यूनिट हो गई, इसकी। ठीक है, और अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूं, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट जो हो जाएगी दैट इज एम्पियर इंटू मीटर। क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है सर, कैसे, देखो ना, आप इसकी जगह एम्पियर मीटर स्क्वायर रख लो, एल की यूनिट मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये यूनिट बचेगी, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर, इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वगैरह पढ़ लिया। अब यहां पर जो नेक्स्ट है दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी समझिए काफी इंपॉर्टेंट सी बात है ना। इनके डेरिवेशंस आपको नहीं करने हैं, एक बार नजर मार लेना उन पे कि हाँ भाई कैसे कैसे करते हैं, लेकिन इनके में से पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले जो है आपको सारे पढ़ के चलने हैं।
ठीक, एनालॉजी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अलग अलग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अलग अलग नहीं है, बस सिंबल्स का जो है यहां पर डिफरेंस है। ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जैसे आप ये देखो कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते थे, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा चार्जेस तो उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे चार्जेस की जगह पे हमें पोल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, क्यू मतलब चार्ज, और यहाँ पे चार्ज नहीं होता, यहाँ पे क्या होती है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू देखो क्यू की जगह एम और ई की जगह बी तो एम बी बन गया। ठीक, अगर कोई पोल रखा है छोटा सा, है ना, सर एक पोल तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक पोल इस साइड दूसरे पोल इस साइड, है ना, तो अगर एक सिंगल पोल पर कुछ फोर्स अगर लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू एम बी। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसे फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, देखो Q की जगह बस क्या रख दिया, छोटा वाला m। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है उस पर टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क लगता है P E sin थीटा। तो आप मुझे बताओ मैग्नेटिक डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, तो P की जगह आ जाएगा कैपिटल M और E की जगह आ जाएगा कैपिटल B, तो एम बी साइन थीटा, है ना। जैसे एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, ऐसे ही 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पे चलता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2p था p की जगह m तो 2m बाय आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले जो है ये चलने वाले हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखोगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट कहां होगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये सभी फॉर्मूले जो है फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में एनालॉजी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी जो है आपको इस चैप्टर में कुछ बेसिक और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, अभी जो है इस चैप्टर में आपको ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे तो यहां से भी खूब सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। मैंने मैग्नेटाइजिंग पर ज्यादा जो है फोकस किया है। सुनो जरा, मैग्नेटाइजिंग, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, अब ये सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। क्लियर है, हाँ सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी जाएगी, इसी प्रकार से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि अगर मैं यहां पर एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख देता हूं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, क्लियर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी ये सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से जाएंगी, इस सॉफ्ट आयरन के अंदर से जाएंगी, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सॉफ्ट आयरन के अंदर से जाएंगी तो हम ये देखते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने लगी, ये भी थोड़े थोड़े जो है हल्के फुल्के आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने यहां पे क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन को भी मैग्नेटाइज कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इसी कैपेबिलिटी को, इसी प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। ठीक है, अब देखिए अब ये H कितना होता है वो समझो। तो देखो मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, B इज इक्वल टू लेट्स से B नॉट अगर मैं बोल रहा हूं तो म्यू नॉट इनटू NI, ऐसा होता है। ठीक है सर ऐसा होता है। अब कितना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटाइज कर सकती है ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो इस सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स कितने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जितने मतलब टर्न डेंसिटी में कहूंगा कितने पास पास में टर्न्स हैं, और दूसरी बात कितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो N और जो I है ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई साहब कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन ये कर सकता है। क्लियर है, तो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट और NI को हमने बोला मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये बन गया H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। समझ गए सर, डेफिनेशन तो लिखा देते, बाय डेफिनेशन जो है आपको
यहां मिल जाएगी, सब कुछ लिखा है, ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं छोड़ेंगे अधूरा सा। क्लियर है? तो डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी, लेकिन आगे सभी डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो अभी आप ये समझ गए। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो भाई देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला और म्यू नॉट की यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो एम्पियर चला जाएगा ऊपर, तो इसकी यूनिट आ गई एम्पियर पर मीटर। क्या आ गई? एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? बस ये इसकी यूनिट है। नाउ अभी देखिए जरा, अब बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पार हुई, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, कोई भी सब्सटेंस, अगर मैं किसी की सब्सटेंस की बात करूं जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर क्या पाए जाते हैं? मैग्नेटिक डायपोल पाए जाते हैं। अब ये कुछ मैग्नेटिक डायपोल जो है इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, ठीक है, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पे होंगे, कुछ यहां पे होंगे। तो ये क्या है भाई? अलग अलग डायरेक्शन में डायपोल पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर ये समझना है अब आपको यहां पर ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जब इसके अंदर से जाएंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी? इन डायपोल्स को अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे। डायपोल मतलब एटम के एक साइड नॉर्थ बनता है, एक साइड साउथ बनता है, तो साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन है, तो वही एरो जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली नॉर्मली किसी सब्सटेंस के अंदर नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि सब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, तो ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको सीधा करना चाहती है। क्लियर है? बात समझिए जरा। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके डायपोल भी सीधे हो जाते हैं। क्लियर? तो अब आप ये देखिए कि कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने ज्यादा डायपोल सीधे हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। जैसे किसी सैंपल के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 डायपोल सीधे हो गए, और उसी या कहूं कि दूसरे सैंपल के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20,000 डायपोल सीधे हो गए। तो इसका मतलब है कि जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा डायपोल मोमेंट जो है अलाइन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, उसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, यह इस बात से पता पड़ता है कि इसके पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने ज्यादा डायपोल मोमेंट अलाइन हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के। समझ गए? तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से टर्म से? तो हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको जो है ये एम से भी रिप्रेजेंटेशन इसका मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आई से रिप्रेजेंट यहां पर कर देता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैं किससे, चलो मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। हाँ, आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम के, पर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट बना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कैंसिल वैंसिल करने के बाद इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है दैट इज ससेप्टिबिलिटी। अब बेसिकली ससेप्टिबिलिटी, अब इसकी डेफिनेशन नहीं है क्या? अरे इसकी भी डेफिनेशन है, क्यों घबरा रहे हो? देखो जरा, तो आप ये देखिए, ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो हमने यहां पर बताया आपको। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे वेक्टर वेक्टर हमने लगा के रखा है। क्लियर है? एनसीईआरटी में देखिए जरा, आई वेक्टर नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है एम वेक्टर। समझ गए? तो एम वेक्टर अगर लिखा है तो कैसे क्लियर होगा? सर एम वेक्टर तो डायपोल मोमेंट के लिए होता है। हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के लिए भी हम इसको जो है ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर? तो आप जो है इसको समझ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये डेफिनेशंस भी आपको सब मिल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं तसल्ली से आप जो है इसको सुनिए। अब बात कर रहे हैं ससेप्टिबिलिटी की। अब इतनी बात तो आप समझ गए कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाएंगे, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, तभी जाकर के किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, डायपोल मोमेंट सीधे होंगे। तो कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। मतलब आप ये समझो कि फोर्स लगाने पे कितना काम हो गया, इसी को बोला ससेप्टिबिलिटी। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे
कितना मैग्नेटाइजेशन इस सब्सटेंस के अंदर हो गया, कितने डायपोल सीधे हो गए, इसको हमने क्या बोला, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आगे ससेप्टिबिलिटी जो है 3 टाइप की होती है, वो आपको समझाते हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, तो चलो पहले ससेप्टिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब ससेप्टिबिलिटी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की ससेप्टिबिलिटी जो है, 3 टाइप की है, या कहूं 2 टाइप की, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी और ये होगी आपकी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उस सब दूसरे सब्सटेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बने, ये कौन सी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो नेट मैग्नेटाइजेशन हुआ है ना, वो भी अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर खूब ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है तो लार्ज पॉजिटिव है, कम मैग्नेटाइजेशन हुआ है तो स्मॉल पॉजिटिव है। अब मान के चलो हमने मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन किसी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसकी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो है ये वैक्यूम की तुलना में कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को या कितनी कम मैग्नेटिक फील्ड को खुद में से अलाउ करता है। जैसे मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि ये मेरे पास जो है ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा सब्सटेंस है और ये मेरे पास एक तीसरा सब्सटेंस है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में थी 100, कितनी थी, 100, लेकिन इस सब्सटेंस के अंदर जैसे मान के चलो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हम आगे पढ़ेंगे। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो बाहर थी 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अंदर जो है ये कितनी, अंदर जो है 95 बची। मतलब एग्जैक्ट मैं इसको सही बनाऊं तो ऐसा बनेगा, मतलब बाहर जो है 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, लेकिन अंदर जो है रिपल्जन के कारण कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बची। जैसे बाहर कितनी थी 100 और अंदर कितनी बची, 95, क्योंकि ये तो मैंने एक सैंपल के तौर पे बताई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ऐसा पैटर्न हो जाता है। तो आप ये देखें कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी, तो देखो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो वैक्यूम की परमेबिलिटी कितनी है भाई, वैक्यूम में तो 100% फील्ड लाइन जा सकती है, लेकिन किसी सब्सटेंस में से कितनी जाएंगी, वो कितनी अलाउ कर रहा है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है अलाउ नहीं करता, इनफैक्ट उसको रिपेल करता है। तो रिपेल करता है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल हो जाती हैं। तो इसकी परमेबिलिटी आप देखो जरा, ये इसकी 100 और इसकी जो है 95, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी हो गई, 0.95। ठीक है, अब आप ये देखो दूसरा सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करता है, तो आसपास से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जारी होती है उसको भी खुद के अंदर से पास होने की इजाजत देता है ना। तो आप ये देखेंगे बाहर थी 100 और अंदर जो है ये इसने खुद की भी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गई 105। तो आप ये देखें कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आप निकालोगे तो 105 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.05 आएगी। क्लियर। इसी प्रकार से तीसरा जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को खूब ज्यादा प्यार करता है ना, आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ में खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सेम डायरेक्शन में। तो जैसे इसके पास थी बाहर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैक्यूम में और इसके अंदर जो है बन गई 400, क्योंकि इस आयरन की भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आप ये देखो कितनी है, ये भाई 4 हो गई, तो 4 से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव परमेबिलिटी क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस वैक्यूम की तुलना में खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है। ठीक है, फॉर्मूला μr इज इक्वल टू μm बाय μ0। क्लियर है। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमेबिलिटी को हम μr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रिलेशन जो है आप यहां पे लिखो कि μr इज इक्वल टू 1 प्लस काई m होता है, 1 प्लस काई जो है ये होता है। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अच्छा, तो अगर डाया के लिए बात करूं तो रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी है, हाँ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से बड़ी है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो अब जो है ये सर डाया पैरा फेरो क्या होता है अब मैं समझाता हूं, ये सारी बातें उसी के अंदर आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा।
ठीक। अच्छा, तो तीन टाइप के हमारे पास सब्सटेंस हैं, तीन टाइप के सब्सटेंस हमारे पास हैं। कौन कौन से सर? हमारे पास तीन टाइप के सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर हमने जो है आपको बताए हैं। एक है हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मैं बात करता हूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उसको अपोज करने के लिए, मना करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जैसे ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, तो इसलिए उल्टी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल भी हो जाती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको घटाते हैं। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसमें क्या याद रखोगे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। कैसा? वीकली रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, हल्का फुल्का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स आप ये देखिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एग्जांपल है दैट इज कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिलिकॉन, बिस्मथ, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड लेड। आपको अगर लगे सर इतने सारे नाम याद करने हैं क्या? नहीं, इतने सारे नाम आपको याद करने ही हैं, कोई चॉइस नहीं है। आपसे कई बार पूछा गया है कि बताओ सोडियम कैसा सब्सटेंस है, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उसका डायग्राम बनाओ। ठीक, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के डेफिनेशन ये लिखिए कि जब भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करेंगे? उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा हो जाता है? रिपल्सन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं, ये उसको रिपेल करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास डायामैग्नेटिक कोई लिक्विड है तो वो कहां से कहां भागेगा? वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर की साइड भागेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। तो अब उसके बाद दो ऑप्शन है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहना है कि कम, तो वो कम के पास जाने की कोशिश करेगा। इसलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहां भागते हैं? टुवर्ड्स द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो चलो मैं आपको यहां पर तीनों के जो है डिफरेंसेस बता देता हूं, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ा देता हूं। ठीक है, देखिए जरा, तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा। क्लियर है? और फेरोमैग्नेटिक के जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है भाई? फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स आप यहां पर देखिए, आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, एल्निको भी आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है सर, ये प्रॉपर्टीज तो पढ़ा दीजिए, मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पर पढ़ा देता हूं। ठीक है, देखिए जरा, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको ये बता देता हूं कि यहां पर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। एक मिनट, डाया, पैरा और फेरो के अंदर तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद तो करता नहीं है, ये उसको मना करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अब इसमें यहां पर ये समझो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जब मैं बात कर रहा हूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होगी? तो आंसर है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी है? लेस देन 1। कैसी? स्लाइटली लेस देन 1। तो मैं क्या बोलूंगा? रिलेटिव परमेबिलिटी छोटी है 1 से। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिक की बात कर लेता हूं, पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी होती है, ये हमने पढ़ा। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, ये मैग्नेटिक फील्ड को खूब ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, तो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है। ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये
अपोज करते हैं, है ना, तो ससेप्टिबिलिटी जो है इसकी नेगेटिव होती है, लेकिन ज्यादा अपोज नहीं कर पाते इसलिए नेगेटिव तो होती है लेकिन थोड़ी सी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू इसकी होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खूब ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते इसलिए इसकी वैल्यू भी स्मॉल पॉजिटिव होती है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो पॉजिटिव है और इसकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भाग करके वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, इसलिए वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में ये भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये भाई क्या करते हैं, ये भी वीकर से कहां भागते हैं, वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लाइन बाय लाइन लिख रखी हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड, ठीक है, अगर आप डाल देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन तो हो नहीं सकती, पैरेलल तो हो नहीं सकती, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये जो है लेट जाती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो उसको रोकने के लिए ऐसे इसके परपेंडिकुलर हो जाती है, बोला मैं तुम्हारा साथ नहीं देती। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहां पर देखो जरा कि अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रॉड होगी वो ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड भी होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इनकी कुछ पहचान, कुछ निशानी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। हाँ, एग्जाम में जो है ये पैटर्न भी खूब पूछ लिया जाता है कि आपके पास ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा। तो ये पैटर्न आपको भी बनाया था कुछ इस प्रकार का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है ये वो नहीं करना आपको कि आप कैंसल वैंसल कर दो, काट इंटरसेक्ट नहीं करा सकते। हाँ, इस प्रकार से ये पैरा का है। और फेरो का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ अलग से तो नहीं है, बस स्ट्रेंथ जो होती है, ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है ये स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। हाँ, अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा। ठीक है, और हमने जो नोट्स हैं उसके अंदर तो रखा ही हुआ है, आगे जो स्लाइड्स जो बड़ी बड़ी सी लिखी हमने उसको पढ़ी नहीं, लेकिन ये सुन लो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एटम होता है ना, उसके अंदर जो है इवन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड घूम रहा है, तो दोनों क्या करेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो इनका जो एटम होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये क्या करता है कि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर मैं यहां पर बात करूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो अगर आप टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। क्या घट जाता है? मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। क्यों घट जाता है सर? क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसे ही, जैसे मान के चलो कि आपने थोड़ा बहुत सीधे कर दिए, ये डायपोल सीधे कर दिए, ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फिर रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएंगे, है ना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है ये डोमेन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डोमेन। सर डोमेन किस चीज का नाम है? तो बेसिकली डोमेन जो है ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है जिन डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ठीक। तो अब आप यहां पर देखो, जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में डोमेन ग्रो करने लगते हैं। जैसे अगर आप इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, नॉर्मल आयरन हो गया, इनके जो डायपोल होंगे वो इसी डायरेक्शन में ऊपर के साइड ही जो है ये टिल्ट होने लग जाएंगे। क्लियर है? तो उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी।
तो आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक रेंज से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो चेंबर जो बने हैं, डोमेन जो बने हैं, ये ज्यादा वाइब्रेशन से टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो साधारण सा पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो बन जाएंगे, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक पे स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन जो है ये घटेगी, है ना। तो स्टार्टिंग में इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंबर टूट जाएंगे, डोमेन टूट जाएंगे, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो वो सर्टेन टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के चेंबर डोमेन टूट जाते हैं और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, टेम्परेचर, मैं यहां पे ये बोलूंगा कि मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्यूरीज लॉ को अब हम ये समझ लेते हैं। मैंने आपको सारी बातें जो है आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझा दी है, आप इसको जो है बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है सारी बातें यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्यूरीज लॉ क्या होता है। तो बेसिकली क्यूरीज लॉ हमसे ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। जितना आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूंगा तो h/t मिल जाएगा, है ना। अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं, अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं कि भाई साहब अगर मैं इस h को इसके अपॉन में भेज दूं तो I/h बन जाएगा, और I/h क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला C/t बन गया। C क्या था सर? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हमने क्यूरीज कांस्टेंट बोला, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या है कि भाई ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन कब? आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। मतलब क्यूरीज टेम्परेचर की वैल्यू लगभग 1000 केल्विन होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो आप यहां पर समझो कि उस 1000 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे थोड़ा भी ज्यादा होगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T माइनस TC। TC क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। तो ये आप याद रखेंगे और यहीं से आपको काफी सारे फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे। अब मैं कुछ ग्राफ आपको बता रहा हूं, वो ग्राफ जो है आप यहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ओरिजिन हो गया। अगर मैं बात करूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप देखते हैं ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप देखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैसी है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आपको यहां पर बताई गई है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा देखो जरा, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है, क्लियर। तो नेगेटिव है इसलिए नीचे दिखाया। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है आपको ऑप्शन दिया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा, तो बस आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का, या चाहे मैग्नेटाइजेशन हो चाहे ससेप्टिबिलिटी हो, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बताई गई है। क्लियर है? अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इस प्रकार से दिखाया गया। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक सर्टेन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। याद रखेंगे? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर देखो कि मैग्नेटाइजेशन और H के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। आपको तो पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वाले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, तो ये नीचे की ओर स्लोप दिखाया जाएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में स्लोप ऐसे दिखाया गया, और फेरोमैग्नेटिक में भी ग्राफ ऐसा होता है। दोनों में अंतर बस इतना आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो फेरोमैग्नेटिक का जो स्लोप होगा ये थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे फेरोमैग्नेटिक के अंदर ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। चलो जाते जाते आपको एक होमवर्क देके जाऊंगा। आप यहां पर जो ये बताइए कि I वर्सेस H ग्राफ मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस जो है, कौन सी लाइन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जो रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगी? इनमें से कौन पैरा है
और कौन फेरो है, ये आप जो है हमको बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ और होता है जो कि है मैग्नेटाइजेशन वर्सेस H/T। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ग्राफ बनाया जाता है। देखो बेसिकली अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो H/T, अगर ये जो H/T की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। सर कैसे? देखो आप यहां पर समझो कि हमने पढ़ा है ना कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा तो है। अब अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू घटाओ, तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर की वैल्यू घटाओगे तो डेनोमिनेटर छोटा तो आंसर बड़ा आएगा, और H की वैल्यू बढ़ाई न्यूमरेटर बढ़ा तो भी आंसर बढ़ाएगा। तो अगर आप H/T बढ़ा रहे हो ना, H/T की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा तो मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था लेकिन उसके बाद ये सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब और इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी में भी सैचुरेशन आ जाता है लेकिन उसमें बहुत दूर आता है। तो ये ग्राफ किसका है? मैग्नेटाइजेशन वर्सेस H/T। क्लियर? इसको आप एम वेक्टर भी आपको एग्जाम में लिखा मिल सकता है, तो आपको ऐसा ग्राफ जो है बनाना होता है, ठीक है। तो होमवर्क जो है आपका वो चैट में बताना। और हाँ मैं यहां पर आपको बता दूं कि प्रथम बैच जो है नया स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी आज से ही 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको अभी और आज ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।